सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और साथ में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस नियम में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आपको कि 2 वीडियो देख करके आपको आना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। कौन से? एक तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लाइंस होते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ होती है वो यहाँ पर काम में आएगी। तो आप जाके देखिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का, ठीक है। इसके बाद में इस वीडियो को देखिए जिन्होंने देख रखा है उनके लिए आसान हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स होता क्या है दोस्तों? विद्युत फ्लक्स होता है एक भौतिक राशि होती है। क्या होती है? एक भौतिक राशि है जो ये बताती है कि किसी सतह से या किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र होती है रेखाएं, वो कितनी गुजर रही है या विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है, ये हमको बताती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यह एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को मापने का काम करता है, यानी कि ये मापने का काम करता है। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है, वापस समझते हैं हम लोग। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक भौतिक राशि होती है जो किसी सतह से विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, इसको मापने का काम करता है। ओके, समझ गए आप लोग? देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा हमारे पास में कोई एक दरवाज़ा है दोस्तों, एक छोटा सा आप लोग दरवाज़ा मान लीजिए, ठीक है। आपके पास में एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा है आपका जालदार। कैसा है भाई साहब? जालदार। जालदार समझते हो? जालदार मतलब कि इसमें छेद होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे? छेद होंगे। मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं इसको। ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये हमारे पास में एक जालदार दरवाज़ा है। इस जालदार दरवाजे को हम क्या मानते हैं? इस जालदार दरवाजे को हम मानते हैं सतह। क्या मानते हैं? सतह। इसको मान लिया सतह या पृष्ठ। अब इससे होकर के आपको गुजारनी है वायु, या फिर नहीं गुजारे तो भी ऑटोमेटिक गुजरती है। तो इससे होकर क्या निकलती है? वायु निकलती है। तो यहाँ से भाई साहब आ रही है वायु, हवा बोलो आप, वायु बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से गुजर रही है हवा। ये क्या है? हवा। और हवा कहलाती है आपका विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र। रेखा बोलो, विद्युत क्षेत्र बोलो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र। आई बात समझे? ओके, अब यहाँ पर समझना ये है कि जालदार जो आपकी सतह है या दरवाज़ा है, इस दरवाजे से जितना विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, जितनी हवा गुजरेगी, वो उतना ही उसका विद्युत फ्लक्स होगा, उतना ही उसका फ्लक्स होगा। आई बात समझ में? तो बस सिंपल सी बात है कि सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को मापता है, या फिर विद्युत क्षेत्र जो गुजर रहा है इसको दर्शाने का काम करता है, विद्युत फ्लक्स होता है वो। अगर जितनी ज़्यादा हवा गुजरेगी इस दरवाजे से, जितनी ज़्यादा हवा गुजरेगी इस दरवाजे से, उतना ही दोस्तों हम मानेंगे कि इस सतह ने विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान बढ़ा दिया या अधिकतम होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग इसको। विद्युत फ्लक्स होता है, इसकी डेफिनेशन सुन लो, फिर मैं लिखूंगा इसको कि क्या होता है कि किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं, फिर हम लोग समझेंगे सूत्र वगैरह। ओके दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पर, समझिए आप लोग, पढ़ लीजिए। देखिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है? यह एक भौतिक राशि है जो यह बताती है कि विद्युत क्षेत्र किसी सतह से होकर कितना गुजर रहा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसे दर्शाते हैं हम लोग फाई ई से। इसे फाई को ऐसा बनाते हैं, ये कहलाता है फाई, ठीक है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो फाई ई से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब समझते हैं इसको दोस्तों, सूत्र वगैरह को। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सतह है, जैसे ये सतह है कुछ ऐसी, ठीक है। ये सतह है कुछ ऐसी,
और इस सतह से हम लोगों को क्या गुजारना है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजरती है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ से गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ऐसे। हालांकि ये मैं दूर दूर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ और बातें भी हैं इसलिए, बट यहाँ पर आप लोग समझ देना कि जितनी हो सके उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती हैं इससे, ठीक है। बाकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी इससे जाएगी, नीचे से ऊपर से जाएगी ऐसे, जो कि इस क्षेत्र से नहीं गुजरेंगी, ठीक है, क्षेत्रफल से, सॉरी। ये है आपकी एक सतह, ठीक है। इस सतह से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, इसको हम लोगों ने क्या किया, गुजारा है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका इस दिशा में, इसको लिखेंगे ई वेक्टर से, किससे लिखेंगे दोस्तों, ई वेक्टर से लिखेंगे। और आपका सतह है वो है दोस्तों कुछ इस टाइप से, ऐसे टेढ़ी है, सीधी नहीं है, ऐसे टेढ़ी है। तो भाई इसमें जो आएगा क्षेत्रफल वेक्टर, इसको बोलते हैं दोस्तों क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी टेढ़ा आएगा, जैसे सतह होगी इसके जस्ट, देखो एक बात समझ लीजिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची, यह दरवाज़ा है, ऐसा मान लेते हैं। तो या आपको यहाँ पर जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र गुजार रहे हैं उस दिशा में तो हो जाएगा आपका ई वेक्टर, ठीक है, वो तो हो जाएगा आपका ई वेक्टर। अब सतह है आपकी ऐसी, सतह है आपकी ऐसी, तो इसके लंबवत मतलब ऐसे, ये हो जाएगा उसका ए वेक्टर, मतलब कि आपका सदिश। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ए वेक्टर, आई बात समझे। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, देखिए मान लेते हैं इसकी जगह पर मैंने ऐसे इसको बनाया, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखा है तो ऐसे ही गुजर रही है, ठीक है, ऐसे ही गुजर रही है। तो इसका ई वेक्टर तो ऐसे ही होगा, लेकिन हमेशा ए वेक्टर लंबवत होगा। इसका मतलब आपका सतह ऐसी है तो ये आपका टेढ़ा होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है तो आपका ए वेक्टर कुछ ऐसा टेढ़ा होगा, ठीक है, ए वेक्टर होगा वो टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। अब इसको फिर और चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक आपका सतह है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा ई वेक्टर ऐसे, ई वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर जो ए वेक्टर हो, ए आपका जो सदिश होगा वो कैसे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, आई बात समझे। जो आपका ए सदिश होगा ऐसा हो जाएगा, फिर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है तो आसपास कुछ बनेगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ लेते हैं, 60 के आसपास ऐसे कुछ बनेगा। अब दोस्तों हम लोग इसको आगे समझते हैं, इतना समझ में आपको आ चुका होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर बाद में इसको पढ़ेंगे आगे दोस्तों। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ई वेक्टर कुछ ऐसे, ई वेक्टर हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, ई वेक्टर हो जाएगा कुछ ऐसे। ये क्षेत्र आपका ऐसा है, पृष्ठ ऐसा है, तो आपका आ जाएगा जो ए वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर, तो इसका आ जाएगा ए वेक्टर, और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो हो जाएगा थीटा, वो कोण क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो दोस्तों जो आपका विद्युत क्षेत्र सदिश और जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है इसके क्या होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, इसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है, आई बात समझ में। तो मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, उसको व्यवस्थित हम लोग करते जाएंगे। तो आगे हो जाएगा यहाँ पर फाई ई बराबर होगा दोनों का अदिश गुणनफल, इसका मतलब ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, डॉट का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों गुणा। ठीक है, आई बात समझे। आगे दोस्तों इसको निकालेंगे तो यहाँ पर ई और ए cos थीटा आ जाएगा। एंगल की बात करेंगे आगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये ई cos थीटा कहाँ से आया, ई ए cos थीटा कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डॉट को हटा दिया। किसको हटा दिया दोस्तों? डॉट को हटा दिया, वेक्टर को हटा दिया, तो यहाँ पर cos थीटा आ जाता है। अब ये cos थीटा ही क्यों आता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपके अंदर दिमाग में आ गया होगा कि हालांकि यहाँ पर sin थीटा भी आ सकता था, cos थीटा ही क्यों लिया, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। फिलहाल इतना समझते हैं कि इसका सूत्र हो जाएगा, जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है सदिश और आपका क्षेत्रफल सदिश होता है, इसके गुणनफल अदिश गुणनफल के बराबर होता है विद्युत फ्लक्स। इसको हटाएंगे डॉट को, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे एंड वेक्टर को हटाएंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा। ये होता है इसका सूत्र। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है तो फिर क्या होगा, ये हम लोग समझते हैं। यदि थीटा की वैल्यू दोस्तों 0 डिग्री है तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब उस सूत्रों को आगे लिखेंगे, फाई ई बराबर ई ए cos 0 डिग्री, इसका मतलब 1 होता है इसका मान, तो यहाँ पर आ जाएगा ई ए, केवल ई ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी है 1, तो बचेगा ये। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोस्तों फाई ई होता है इसका अधिकतम मान होगा। इसका मान कैसा होगा? अधिकतम मान होगा। मतलब आप समझ चुके होंगे कि जब ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कितना कोण हो दोस्तों? 0 डिग्री कोण हो। 0 डिग्री कोण हो। 0 डिग्री कोण का मतलब होता है, 0 डिग्री कोण का मतलब होता है कि आपका विद्युत क्षेत्र और सतह लंबवत हो। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर यहाँ पर 0 डिग्री का मतलब तो होता है लंबवत नहीं, समानांतर होता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने केवल किसकी बात की है? सतह की, यानी कि इसकी बात की है, जो बना हुआ है इसकी। मैंने इसकी बात नहीं की है, क्षेत्रफल सदिश की बात नहीं की है। क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो दोस्तों, और आपका ई वेक्टर होता है वो दोस्तों, दोनों समानांतर हैं। दोनों कैसे हैं? समानांतर हैं, तब जाके 0 डिग्री कोण बनता है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। चलो वापस समझ लेते हैं, इस कंसेप्ट को वापस समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो, ये है आपका सतह। ठीक है, अब सतह कैसी है? ऐसी खड़ी है। मैंने ये गोल बनाया, इसमें ये ऐसा बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप दरवाजा भी समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। देखो आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और आपका सतह कहलाता है ये वाला, ये कहलाता है आपका सतह। अब देखो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे और सतह है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और सतह है आपकी, दोनों कैसी है? लंबवत है ना, दोनों कैसे है? 90 डिग्री पे है। लेकिन अब बात रहती है किसकी? बात रहती है ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर होता है वो आपका जो भी
सतह है इसके लंबवत होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ए वेक्टर होगा वो भी दोस्तों इसी के दिशा में होगा, इसी के दिशा में ही होगा। इसका मतलब ए वेक्टर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में कैसे हैं? समानांतर। कंफ्यूज मत होना, समानांतर हैं। तब जाके यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तब यहाँ पर जो क्यू फाई ई होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? अधिकतम आती है। अधिकतम कहने का मेरा मतलब ये है कि जब सतह और विद्युत क्षेत्र होते हैं दोनों लंबवत हैं, इस टाइम पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अधिकतम गुजर सकती हैं। तब जाके दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है अधिकतम गुजर सकती हैं। और अधिकतम गुजरने का मतलब ये है दोस्तों कि विद्युत जो आपका फ्लक्स होता है इसका मान भी बढ़ जाएगा। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, आगे समझते हैं। आगे दूसरा कंडीशन हम लोग समझते हैं दोस्तों। यदि ये फर्स्ट था पॉइंट, ये है सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए cos 90 डिग्री और इसकी वैल्यू 0। इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब हम समझ चुके हैं भाई कि फाई आपका ई होगा, इसका मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। आई बात समझ में? न्यूनतम कहो या 0 को एक ही बात है, ठीक है। अब इसको समझते हैं भाई, इसमें कैसा होगा समझो ध्यान से। 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या हुआ समझते इसको। इसको सतह को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये आपकी सतह, सॉरी थोड़ा भाई साहब डायग्राम ऐसा ही बन जाता है कभी कभी, माफ़ कर देना, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजार रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल गई। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दोस्तों कुछ ऐसे निकल गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल गई, ठीक है। इसका मतलब आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र होगा ई वेक्टर वो ऐसे होगा, ठीक। और सतह कैसी है? सतह भी उसके दोस्तों समानांतर हैं। ये हो जाएगी आपकी सतह। और आपका जो ए वेक्टर होगा वो कैसे होगा? तो ए वेक्टर हो जाएगा दोस्तों ऐसे, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। अब इनके बीच में कोण देखो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। 0 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा, इसका मान न्यूनतम होगा। और इसका मान अगर न्यूनतम है तो आप लोग इसको खुद डायग्राम से समझ सकते हो। जब इसको ऐसे रखा था सतह को, तब दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। जब हमने सतह को ऐसे रख दिया तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने का चांस दोस्तों बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर विद्युत फ्लक्स भी कम आएगा, ठीक है। समझे आप लोग ध्यान से? तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर दोस्तों इसको लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र और सतह दोनों कैसी हो जाएंगी? समानांतर। दोनों कैसी हो जाएगी दोस्तों? समानांतर। ओके, ये दोनों हो जाएंगी समानांतर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको समानांतर, ठीक है। लेकिन ये और ये कैसा होगा? ये और ये दोनों होगा वो हो जाएगा दोस्तों लंबवत। वेक्टर वेक्टर दोनों होते हैं वो हो जाएंगे लंबवत, ठीक। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा जब सतह और विद्युत क्षेत्र होती है वो दोनों कैसे हैं? दोनों हैं दोस्तों आपके लंबवत। तब आपका जो भी विद्युत फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा। बस इतना ही आप लोग ध्यान रखिए। जब आप लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और सतह दोनों समानांतर रखोगे तो वहाँ पर दोस्तों आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है नहीं गुजर पाएगी इतनी ज़्यादा। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स भी 0 आएगा या न्यूनतम आएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आगे समझते हैं। देखिए
हमने सूत्र क्या लिखा था विद्युत फ्लक्स का? विद्युत फ्लक्स का सूत्र था फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको आगे पुटअप किया था तो ई ए कोस थीटा मान आया था। अब इसके अंदर कौन कौन क्या है इसके बारे में लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसको बार बार आपको नहीं लिखना है, आपने आगे लिख लिया था, मैंने मिटा दिया इसलिए वापस लिखा। इसमें दोस्तों आपका फाई ई क्या कहलाता है? तो फाई ई कहलाता है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ई वेक्टर क्या कहलाता है? ई वेक्टर कहलाता है विद्युत क्षेत्र सदिश, ये वेक्टर में है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल। सतह अलग होती है और क्षेत्रफल अलग होता है। सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, जहां क्षेत्रफल से कौन गुजर सकता है? विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं गुजर सकती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, एक ही बात है, ठीक है। अब थीटा क्या है आपका? तो थीटा है भाई साहब आपका ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच में, बीच का कोण, के बीच का कोण, ठीक, ओके। आगे समझते हैं दोस्तों हम लोग मात्रक। आगे आ जाएगा टॉपिक आपका मात्रक, कि भाई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक बोले या मात्रक बोले। तो दोस्तों इसको लेकर समझते हैं। फाई ई बराबर सूत्र है हमारे पास में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये तो आपका पहले से पता है विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है? सतह। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों आपका न्यूटन पर कूलम। ये मैंने आपको बता दिया था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है विद्युत क्षेत्र वाला वीडियो देख करके आप लोग आ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा मात्रक क्या? इसके लिए हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और ये है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है मात्रक? मीटर स्क्वायर। तो आपका ये कुल मिला के हो जाएगा, गुणा है इन दोनों के बीच में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। या इसको आगे देखेंगे तो दोस्तों इसका आगे मात्रक हो जाता है वोल्ट मीटर। क्या मात्रक हो जाता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, या वोल्ट मीटर, ठीक। ये तो मात्रक हो गया। आगे समझते हैं विमा। आगे समझते हैं दोस्तों विमा, ठीक। विमा के लिए आपको वही बात, पहले से वाली बात है कि विद्युत क्षेत्र होता है, इसके आपको विमा पता होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र होता है, इसकी विमा क्या थी? तो दोस्तों इसकी विमा थी, इस सूत्र से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसकी विमा क्या थी भाई? इसकी विमा थी m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, ये था इसके लिए। एंड बीच में डॉट है, डॉट लगा देंगे और इसका हो जाएगा मीटर, मीटर स्क्वायर। इधर से ही आप लोग निकाल सकते हो। मीटर स्क्वायर मतलब क्या? लंबाई को ये दर्शा रहा है, इसका मतलब L की घात 2, L की घात 2, L की घात 2 और L की घात 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, L की घात 2 और L की घात 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं सीधा बोल गया, ठीक है। तो m1 L की घात 3, T की घात पहले से -3 है और A की घात -1। और भी इसको थोड़ा मैं आपको सरल करके समझा देता हूँ। देखो इसका सूत्र था आपका ई वेक्टर का, ई वेक्टर का सूत्र क्या था? ई वेक्टर का सूत्र था F बटा क्यू नॉट, यानी कि बल बटा परीक्षण आवेश, बल बटा परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बराबर क्या सूत्र था? बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो बल होता है, इसका मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन आ जाता है,
और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इससे हम लोग निकाल लिया यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। बाकी रही बात विमा के लिए, तो विमा के लिए बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है m1 L1 T-2, ये विमा होती है। ठीक है, m1 L1 T-2 ये हो जाएगी। ठीक है, और रही बात आपका आवेश की, तो आवेश की विमा होती है दोस्तों A1 T1। ठीक है, अब दोस्तों ये जो होता है नीचे A1, ये ऊपर जाएगा जब आगे m1 L1 T-2, ये बल के लिए हो जाएगा। A1 ऊपर जाएगा तो ये A-1 और T-1 हो जाएगा। तो m1 तो m1 ही रहेगा, L1 होता है वो L1 ही रहेगा। T कितना हो जाएगा, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, और A1 -1, यानी कि यही मैंने आपको ये लिख करके बताया। ठीक है, ये वाला आया बात समझे। चलो इसको मैंने आगे पढ़ा दिया, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के अंदर। ओके, ये इतना समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब हम समझते हैं दोस्तों आगे समझते हैं कि भाई आखिर दिमाग में आपके अंदर आ रहा होगा कि आखिर कॉस थीटा ही क्यों लिया, ठीक है, क्यों लिया गया, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों रीज़न बहुत सारे हैं। एक रीज़न तो मैंने आपको आगे बताया था, अभी वही है। कौन सा रीज़न था, आपके वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। वहाँ पर दोस्तों आपको पता चला होगा कि कॉस 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री होने से क्या फ़र्क पड़ता है विद्युत फ्लक्स में, वो एक तो रीज़न ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्या फ़र्क देखने को मिला था आपको, फ़र्क देखने को मिला ये था कि यदि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो इस हिसाब से दोस्तों कॉस जो 0 डिग्री होगा इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 होने से यहाँ पर फ्लक्स होता है, इसका मान क्या होगा दोस्तों, अधिकतम होगा। और यह सीधी बात होता है दोस्तों, वो दर्शा ये रहा है कि भाई बिल्कुल सही है कि सतह होती है और आपका विद्युत क्षेत्र होता है, वो दोनों कैसे हो जाएंगे दोस्तों, वो दोनों हो जाएंगे लंबवत। ठीक है, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, लंबवत होंगे, तब जाके तो जो सतह का क्षेत्रफल होगा वो समानांतर होगा ना, तब जाके 0 डिग्री आएगा मान। मतलब कि कुछ ऐसे वाली बात थी ना, ये सब वाली बात, ये हो जाएगी सतह और ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र E, ये दोनों लंबवत। इसका मतलब ए वेक्टर होगा वो भी समानांतर, ए वेक्टर और ई वेक्टर समानांतर, इसके बीच में कौन बन जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स होगा, इसका मान अधिकतम होगा। और अधिकतम होगा ये भी बात हमको पता चल गया था कि सतह लंबवत होने से दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अधिकतम गुजर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात आपको मैंने समझाई थी, कि भाई अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो इस हिसाब से यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। इसका मतलब फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, उसका मान अधिकतम नहीं होगा, कैसा होगा, न्यूनतम होगा। मतलब यही हुआ कि आपका ये है सतह जो कि इस टाइप की है, ऐसे निकल रही है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि ई वेक्टर हो जाएगा। और सतह जो होगी ये दोनों कैसे होंगी, ये दोनों हो जाएंगे समानांतर, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, समानांतर। बट आपका विद्युत क्षेत्र जो सदिश होता है, वेक्टर ए वेक्टर सदिश होता है, वो कैसा हो जाएगा, लंबवत। तब जाके यहाँ पर 90 डिग्री बना था, और 90 डिग्री बनने से दोस्तों आपका फ्लक्स की वैल्यू होती है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। और ये हमको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ये सतह कुछ ऐसी है तो कम से कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे होकर के गुजरेगी। ठीक है, ओके, इतना समझ आ चुका। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसके बीच में जो डॉट है, सदिश वेक्टर के बीच में जो डॉट है, यानी कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसके बीच में जो डॉट है, डॉट प्रोडक्ट होने के कारण से कॉस थीटा लिया गया है।
ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों स्केलर गुणनफल। स्केलर गुणनफल की वजह से इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। मतलब आपकी जो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है इसकी वजह से जब इसको खोलेंगे तब जाके आपका हट जाएगा, ये डॉट जो वेक्टर होता है वो भी हट जाएगा एंड आपका आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये रीज़न हो जाएगा इसका। आई बात समझे? ओके, और तीसरा रीज़न समझ लेते हैं भाई कि यहाँ पर कॉस थीटा ही क्यों लिया गया। ठीक है, तीसरा रीज़न दोस्तों ये होगा कि आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसका कितना हिस्सा, विद्युत क्षेत्र होता है इसका कितना हिस्सा, मतलब विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं गुजर रही है, ये गुजर रही है, इसका कितना हिस्सा सतह के लंबवत प्रभाव डाल रहा है। मतलब ये सतह कैसी है? लंबवत। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र होता है और सतह दोनों कैसी है? लंबवत। तो विद्युत क्षेत्र होता है इसका कितना हिस्सा सतह के लंबवत प्रभाव डाल रहा है। अगर वो जितना अधिक प्रभाव डालेगा उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा, इस कारण से यहाँ पर cos थीटा लिया गया है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का कितना हिस्सा, विद्युत क्षेत्र का कितना हिस्सा सतह के लंबवत प्रभाव डाल रहा है। जितना अधिक प्रभाव डालेगा उतना अधिक विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी विद्युत क्षेत्र का कितना हिस्सा सतह के लंबवत प्रभाव डाल रहा है। जितना अधिक प्रभाव डालेगा उतना ही विद्युत फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा, उतना ही विद्युत फ्लक्स अधिक होगा। सॉरी, अधिक लिखना भूल गया था मैं, अधिक होगा। ओके, तो ये तो आपको रीज़न समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोगों ने cos थीटा ही क्यों लिया। अब दोस्तों एक लास्ट टॉपिक बच जाता है कि विद्युत फ्लक्स और गाउस का जो नियम होता है इसके बीच में संबंध क्या होता है। मैं केवल संबंध को बताऊंगा, यहाँ पर गाउस के नियम को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि गाउस का नियम होता है वो एक अपने आप में अलग टॉपिक हो जाता है। तो गाउस का नियम होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में जब आएगा टॉपिक तब इसके अंदर बताऊँगा। ठीक है, केवल यहाँ पर मैं संबंध बताने की कोशिश करूँगा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है और आपका गाउस नियम होता है उसके बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों अब हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम में संबंध। यहाँ पर मैं गाउस के नियम को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल मैं संबंध को बताऊँगा, क्योंकि हम अब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? विद्युत फ्लक्स, इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस का जो नियम होता है वो किसी बंद सतह या बंद पृष्ठ के लिए होता है दोस्तों। तो ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा, किसी बंद पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला, कोई भी बंद पृष्ठ होता है इससे जो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों आपका फाई ई, यह उस पृष्ठ के अंदर जो मौजूद आपका इनसाइड बोलेंगे क्यू फाई इनसाइड, इसको बोलेंगे क्यू इनसाइड बोलेंगे, मतलब कि अंदर वाला आवेश। ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद कुल आवेश पर निर्भर करता है। यानी कि समझे आप कि उससे जो भी आपका विद्युत फ्लक्स होगा, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कोई विद्युत फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स, वो उसके अंदर जो भी कुल आवेश हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से सूत्र बन जाएगा दोस्तों, है ना। इसके हिसाब से गाउस नियम से सूत्र दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्यू इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है यहाँ पर जो भी सतह के अंदर उपस्थित आवेश है, मौजूद आवेश है वो, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की पारगम्यता। क्या हो जाता है? निर्वात की पारगम्यता। इसको मैं लिख ही देता हूँ, जहाँ क्यू इनसाइड क्या होगा, ये हो जाएगा
बंद सतह में मौजूद आवेश, कुल आवेश। ठीक। और आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता। बाकी आपका फाई ई क्या हुआ तो आपको पता ही है। ठीक है, ये बात हो जाएगी संबंध। तो बस इतना ऐसा संबंध आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो इस टॉपिक के अंदर। बाकी इसके बारे में डिटेल से गाउस की नियम में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट है यहाँ पे मैं कोई की पॉइंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, मुख्य पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिए। मुख्य पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर मुख्य बातें। पहली बात तो ये है कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो एक स्केलर राशि है। क्या है दोस्तों? स्केलर राशि है। विद्युत फ्लक्स होता है एक स्केलर राशि है। दूसरी बात विद्युत बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है, मापने का काम करता है। ठीक है, मापता है, संख्याओं को मापता है। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब सतह के अंदर जाती हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो जब सतह के अंदर जाती हैं, ठीक है, अंदर जाती हैं, तो आपका जो फाई ई होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, इसका मान नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं जब अंदर जाती हैं, ठीक है, अंदर जाती है, ठीक है, सतह में, तब फाई जो आपका ई होता है इसका मान नेगेटिव होगा। कैसा होगा दोस्तों? नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझें? ओके। और जब रेखाएं दोस्तों बाहर निकलती है, ठीक है, सतह से जब बाहर निकलती है तब जो आपका विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ में दोस्तों ये टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इसको अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।